हेलो फ्रेंड। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ, उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को निम्नलिखित 3 चरणों के अंतर्गत समझा जा सकता है। ब्रिटिश वाणिज्य पूंजीवाद 1757 से 1813 ईसा। इस चरण में कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था, जो बंगाल की विजयोपरांत काफ़ी हद तक संभव हो सका। वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण के विचार का मूलभूत आधार था कि समस्त आर्थिक कार्यविधि को राष्ट्र के हित में तथा शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए नियमित किया जाए। यह पूर्ण रूप से ब्रिटेन के पक्ष में था, जहां प्लासी के युद्ध से पूर्व भारत से वस्तुओं के क्रय हेतु भुगतान सोने चांदी में करना होता था, परंतु बाद में इस भुगतान को भारत से ही वसूले गए धन से किया जाने लगा। औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1860 ईसा। 1813 ईसा में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और भारतीय बाजार को ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। 19वीं सदी में ब्रिटिश व्यापार की नीति मुक्त व्यापार की नीति पर आधारित थी। दरअसल 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में वाणिज्यवादी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा में परिणत हो रही थी। एडम स्मिथ ने 1776 ईसा में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में वाणिज्यवादी विचारधारा पर करारी चोट की। पूंजीवादी आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगे। इस वजह से 1813 ईसा के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश पूंजीपतियों के अनुकूल कदम उठाकर भारत के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा ब्रिटिश वस्तुओं पर से सभी प्रकार के शुल्क हटा लिए गए। फिर भारत को विशुद्ध तैयार माल का आयातक तथा कच्चे माल का निर्यातक बना दिया गया। वित्तीय पूंजीवाद 1860 ईसा के बाद 1860 ईसा के बाद सस्ते मजदूर और कच्चे माल की अधिकता के कारण भारत में ब्रिटिश पूंजी अधिक मात्रा में आने लगी। इस चरण में उपनिवेश में विदेशी निवेश हुआ तथा उपनिवेशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। ब्रिटेन के अतिरिक्त कुछ अन्य देशों में भी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला, जैसे अमेरिका, जापान आदि। अतः ये देश बाजार एवं कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोतों के लिए ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धी बन गए। औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध में प्रारंभ हुआ, जिससे ब्रिटिश सरकार ने ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास नहीं किया। 1700 ईसा में ब्रिटेन में एक अधिनियम द्वारा एशिया के रेशमी और छपे हुए रंगीन कपड़ों के उपयोग पर रोक लगा दी गई। 1720 ईसा में एक कानून द्वारा छींट या रंगे हुए सूती कपड़ों को पहनने या इस्तेमाल करने की मनाही हो गई। जुलाहों पर अपने दबावों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कंपनी ने पेशगी रुपये देने की प्रथा चलाई, जिसे ददनी प्रथा कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग 1853 ईसा में कावसजी नाना भाई दामार ने तत्कालीन बम्बई के भरौच अब गुजरात नामक स्थान पर प्रथम सूती मिल की स्थापना की। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 ईसा से भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को बहुत लाभ पहुंचा, क्योंकि अमेरिका से सूती वस्त्र निर्यात को धक्का लगा। सूती वस्त्र उद्योग के विकास का प्रथम चरण 1851 ईसा से 1882 ईसा तक था। इस चरण में नागपुर, सोलापुर, अहमदाबाद आदि क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ और इसकी वजह थी कि इन क्षेत्रों में कच्चे मालों की उपलब्धता थी और श्रमिक सस्ते दरों पर मिल जाते थे। इन क्षेत्रों में संचार व्यवस्था भी अपेक्षाकृत उन्नत थी। 1885 ईसा के बाद सूती वस्त्र उद्योगों का तीव्र रूप से विकास हुआ, किंतु इसमें मुख्य रूप से भारतीय पूंजी लगी हुई थी। अन्य उद्योग। जूट 1885 ईसा में प्रथम जूट मिल बंगाल के रिसरा में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा स्थापित की गई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बागवानी कृषि में नील के उत्पादन पर बल दिया गया। चाहे 1850 के दशक में चाय उद्योग का विकास हुआ।
खनिज नए उद्योगों में मैंगनीज एवं अभ्रक की खानें विकसित हुई। 1854 ईसा में रानीगंज कोलफील्ड का विकास हुआ। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना हुई। इस्पात वर्ष 1911 में कच्चे इस्पात कारखाने में काम शुरू हुआ। वर्ष 1913 में इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 20वीं सदी के पूर्वार्ध में चावल, आटा, इमारती लकड़ी की मिलें, चर्म शोधनालय, कागज एवं चीनी मिलें, नमक, अदरक एवं सोर जैसे उद्योगों का विकास हुआ। 20वीं सदी के चौथे दशक में सीमेंट, कागज, दियासलाई, चीनी एवं सीसा उद्योग विकसित हुए। सीमेंट उद्योग भारत में पहला सीमेंट उद्योग वर्ष 1914 में पोरबंदर में स्थापित हुआ। इसके बाद कटनी और बूंदी में सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई। सबसे अधिक भारतीय सूती पूंजी सूती वस्त्र उद्योग में लगी हुई थी। सबसे अधिक रोजगार सूती कपड़ा मिल एवं जूट मिल से प्राप्त हुआ। रेलवे का विकास भारत में रेलवे के विकास का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने यूरोपियन व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत में रेलवे की स्थापना की। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल निर्माण का मुख्य उद्देश्य भारत के कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों से बंदरगाह तक ले जाना था। रेल सेवा ने भारतीय व्यापार को तीव्र गति दी, मगर उसका अधिकांश लाभ यूरोपीय व्यापारी ले गए। भारतीयों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिला, परंतु आने वाले वर्षों में भारतीय व्यापारियों एवं आम जनता को परिवहन का एक बेहतर विकल्प उपलब्ध हुआ। कार्ल मार्क्स ने भारत में बिछाई गई रेल को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा। बैंकिंग प्रणाली, यह प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक था। बैंकिंग प्रणाली 1780 के दशक में भारत में यूरोपीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा बैंकों का विकास किया गया। प्रथम बैंक बैंक ऑफ इंडिया था। बंगाल बैंक की चर्चा वर्ष 1784 तक होने लगी। 1786 ईसा में जनरल बैंक की स्थापना हुई। 1806 ईसा में बंगाल बैंक का पतन हो गया और इसकी जगह बंगाल में ही बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। यह प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक था। 1840 ईसा में बैंक ऑफ बॉम्बे एवं 1870 ईसा में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईसा में तथा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1920 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर की गई। 1860 के दशक में पहली बार सीमित उत्तरदायित्व की अवधारणा का विकास हुआ। इस अवधारणा पर गठित प्रथम बैंक 1881 ईसा में अवध कॉमर्शियल बैंक था, लेकिन संयुक्त पूंजी पर आधारित आधुनिक भारतीय बैंक 1894 ईसा में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक था। वर्ष 1901 में पीपुल्स बैंक की स्थापना हुई। इन दोनों बैंकों की स्थापना लाला हरकिशन लाल द्वारा की गई। वर्ष 1965 से 46 के दौरान वर्ष 1945 से 46 के दौरान 91 अनुसूचित बैंक थे। ब्रिटिश पूंजी निवेश 1857 से पूर्व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में बागवानी कृषि के अंतर्गत नील, चाय, कॉफी, पटसन, जहाजरानी उद्योग में और सरकार को दिए जाने वाले कर्ज में ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। 1857 ईसा तक ब्रिटिश पूंजी भारत में कम मात्रा में आई। 1857 से 65 ईसा के बीच अधिक मात्रा में ब्रिटिश पूंजी भारत आने लगी। 1857 ईसा के बाद स्थिति इस तरह थी: सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी रेलवे में, फिर सरकारी कर्ज में, तत्पश्चात बागवानी कृषि, जूट मिल एवं जहाजरानी उद्योग में। 1857 से 65 ईसा के बीच लगभग 150 मिलियन पाउंड स्टर्लिन पूंजी भारत में आई। इसका विभाजन इस प्रकार था: 75 मिलियन रेलवे में, 55 मिलियन सरकारी कर्ज में, 20 मिलियन बागवानी कृषि, जूट मिल एवं जहाजरानी में। धन की निकासी बहिर्गमन। धन की निकासी शब्द वाणिज्यवादी कॉमर्शियलिस्ट सोच के क्रम में विकसित हुआ, अर्थात वणिकवादी मर्चेंटिलिज्म विचारधारा के अनुसार आर्थिक निकास वह होता है जब किसी देश में प्रतिकूल व्यापार संतुलन के फलस्वरूप सोने एवं चांदी का निकास होता रहे। प्लासी के युद्ध से पूर्व
50 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 2 करोड़ पाउंड का सोना चांदी इसलिए भेजा कि वह भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य चुका सके, परंतु प्लासी के युद्ध के पश्चात यह स्थिति विपरीत हो गई। धन की निकासी के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने पहली बार 2 मई 1867 को इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक पेपर में धन के निष्कासन की तरफ ध्यान आकृष्ट किया। फिर दादा भाई नौरोजी ने इस पर एक के बाद 4 निबंध लिखे जो इस प्रकार थे: इंग्लैंड डेट टू इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी के धन के बाद धन के बहिर्गमन सिद्धांत का समर्थन रमेश चंद्र दत्त तथा विलियम डिग्बी जैसे लेखकों ने भी किया था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। महादेव गोविंद रानाडे ने भी धन के निष्कासन को मानते हुए कहा था कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा ब्रिटिश सरकार भारत से बाहर ले जाती है। दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईसा में सर्वसम्प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। तत्कालीन समय में उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय 20 रुपये आंकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने कलकत्ता अधिवेशन 1896 में सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भी अपने लेखों के माध्यम से आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी। वर्ष 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट भाषण में गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पर लिखी गई पुस्तकें जो उनके लेखक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया R.C. दत्त, एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी M.G. रानाडे, प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया विलियम डिग्बी, द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन इंडिया थियोडोर मॉरिसन, सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया जी सुब्रमण्यम अय्यर, पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया पृथ्वीश चंद्र राय, द कॉलेज ऑफ इंडियन फाइनेंस पृथ्वीश चंद्र राय, इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया G.V. जोशी, द इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ फ्री ट्रेड एंड रेलवे एक्सटेंशन G.V. जोशी, जे पत्रमाला G.V. जोशी, कुली कहानी रामकुमार विद्यारत्न। अकाल नीति 1769 से 70 के ईसा के बीच परिभीषण अकाल में बंगाल की 1/3 जनसंख्या को काल कलवित कर दिया, मगर कंपनी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि कंपनी ने 1860 ईसा में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पड़ने वाले अकाल की जांच के लिए स्मिथ समिति की नियुक्ति की थी, परंतु इससे कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। ब्रिटिश सरकार ने इसी क्रम में आगे भी कई आयोग एवं समितियों का गठन किया, किंतु गंभीर प्रयासों का सर्वदा अभाव रहा। 1883 ईसा में केंद्र सरकार ने अकाल संहिता को भी लागू किया, किंतु कृषि के विकास के अभाव एवं आवृत्ति को कम करने के गंभीर प्रयास स्वतंत्रता के बाद ही प्रारंभ किए गए। सरकार ने अकाल की समस्या से निपटने के लिए स्मिथ समिति 1860 से 61, कैंपबेल आयोग 1866 से 67, स्ट्रेची आयोग 1879 से 80, लॉयल आयोग 1897, मैकडोनाल्ड आयोग 1900 ईसा तथा जॉन वुडहेड आयोग 1945 का गठन किया। प्रमुख आयोग एवं समितियां: अमीनी समिति 1778, भू राजस्व एवं अकाल क्षेत्र, निकालसन आयोग 1892, सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली, दत्ता समिति 1905, कीमतों में उतार चढ़ाव, मैकलॉगन समिति 1915, सहकारी संस्थाओं से संबंधित, हॉलैंड समिति 1916, उद्योगों का विकास, मेस्टन आयोग, राजस्व के विभिन्न मदों का त्याग करने पर बल, लिनलिथगो आयोग 1928, भारतीय कृषि की स्थिति, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति 1928, बारदोली कृषक आंदोलन पुनर्मूल्यांकन, व्हिटली आयोग 1929, श्रमिकों से संबंधित, सप्रू समिति 1934, मध्यम वर्गीय बेकारी की जांच, निमेयर समिति 1936, केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंध,
फ्लाउड आयोग 1940 कृषि संबंधी औपनिवेशिक आर्थिक नीति का प्रभाव। ब्रिटिश सरकार की शोषणवादी नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था 19वीं सदी के मध्य तक अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी। भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। कंपनी भारतीय संसाधनों का दोहन ब्रिटेन के हित में कर रही थी। भारतीय व्यापारियों की स्थिति दयनीय थी क्योंकि उन्हें व्यापार करने के लिए तरह तरह के कर देने होते थे। भारत में ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा यद्यपि विभिन्न उद्योग स्थापित किए जा रहे थे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश एवं उद्योगों का विस्तार हो रहा था, परंतु इन सब कारकों का इस्तेमाल अंग्रेजों के हितों के लिए किया जा रहा था तथा भारत का धन ब्रिटेन भेजा जा रहा था। अंग्रेजी व्यापारी भारतीयों से कच्चा माल लेकर उन्हें उपयोगी उत्पादों में बदलकर महंगे दामों में बेचते थे। इससे भारतीय किसानों, मजदूरों एवं मध्यम वर्ग की स्थिति खराब हो रही थी। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्न प्रभाव पड़ा। अनौद्योगिकीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, आधुनिक उद्योगों का विकास, अकाल एवं गरीबी, भारतीय हस्तशिल्प का पतन, कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता, आर्थिक निकास, नई जमींदारी व्यवस्था का उदय, जनजातीय एवं किसान आंदोलन। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में जमींदारों, कृषकों एवं आदिवासियों को उनकी जमीनों तथा छत्रों से बेदखल किया, जिससे इन समुदायों में ब्रिटिश राज के प्रति तीव्र असंतोष फैला। परिणामस्वरूप अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही विद्रोहों की तीव्रता भी बढ़ी। समय समय पर देश में विभिन्न जनजातीय एवं किसान विद्रोह हुए। जनजातीय आदिवासी विद्रोह के कारण जनजातीय लोगों की कुछ समस्याओं में किसानों से समानता थी, लेकिन कुछ मामलों में वे किसान आंदोलनों से भिन्न थी। जैसे जनजातीय आंदोलनों में धार्मिक मामलों को खूब उछाला गया। इनमें प्रायः धार्मिक पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण पाया जाता था एवं किसी दिव्य अवतार के आगमन का विश्वास शामिल था। यही कारण है कि ये विद्रोह अधिक हिंसक हो जाते थे। जनजातीय विद्रोह के प्रमुख कारण थे जनजातीय लोग घूंट कट्टी अधिकार, सामूहिक संपत्ति की अवधारणा में विश्वास करते थे, जबकि उन क्षेत्रों में ब्रिटिश कानून लागू किए गए। आदिवासी जनजातियों के बीच महाजनों, व्यापारियों और लगान वसूल करने वाले ऐसे समूह को लादा गया जो बिचौलियों की भूमिका अदा कर रहे थे। बाइट बेगारी के विरुद्ध असंतोष, अनुबंधित श्रमिकों की समस्या तथा जनजातीय जीवन पद्धति में हस्तक्षेप से असंतोष था। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोह। पूर्वी भारत में 1822 ईसा में चावल से बनाए जाने वाली देसी शराब पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना तथा 1867 ईसा में झूम कृषि पर पाबंदी। जनजातियों ने मात्र शोषक वर्ग का विरोध किया। ये जातीय आधार पर संगठित होते थे। जनजातियों ने वन अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखाई तथा सामाजिक धार्मिक सुधारों हेतु भी आंदोलन किया। पूर्वी भारत के प्रमुख विद्रोह चुआर विद्रोह। यह विद्रोह 1768 ईसा में दुर्जन सिंह तथा जगन्नाथ के नेतृत्व में बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। विद्रोह का प्रमुख कारण बढ़ा हुआ भूमि कर एवं अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट था। ब्रिटेन में आत्म विनाश की नीति अपनाते हुए कैलापाल, दलभूम, बाराभूम एवं ढोलका के राजाओं एवं चुआर आदिवासियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह विद्रोह रुक रुक कर लगभग 30 वर्षों तक चला। इसे भूमिज विद्रोह भी कहा जाता है। पहाड़िया विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों में स्थित उन जनजातियों का विद्रोह था जिनके क्षेत्रों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था। यह विद्रोह 1772 से 1780 ईसा तक चला। अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को 1824 ईसा में दामन ए कोह में परिवर्तित कर दिया, यानी पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। हो विद्रोह। अंग्रेजों द्वारा छोटा नागपुर एवं सिंहभूम जिलों से हो एवं मुंडा आदिवासियों को बेदखल किए जाने से इस विद्रोह की नींव